मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा, मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा, SKM पब्लिक स्कूल से। आज हमारा हिंदी व्याकरण बुक चल रही है, कार्डोवा लर्निंग सीरीज़ की है ये, सुगम हिंदी व्याकरण। आप सबने ले ली होगी। हमारा फर्स्ट लेसन हो चुका है। क्या था हमारा फर्स्ट लेसन? भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने तीनों के बारे में जाना। भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के विचारों को, भावों को प्रकट करने का साधन है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। जो मुंह से बोली जाए मौखिक, और जो लिखकर बताई जाए वो लिखित। फिर आती है हमारी लिपि। लिपि क्या है? लिखने के जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिस लिपि का नाम दिया गया है, उनको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, क्योंकि इनके लिखने का जो अक्षर है ना, वो एक जैसे हैं, तो वो उनकी लिपि एक ही है। और अंग्रेजी की और जर्मन की एक ही लिपि है ना, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है वैसे जर्मन भाषा लिखी जाती है, तो इनकी लिपि है रोमन। और पंजाबी की गुरुमुखी। आप पंजाबी, जिन बच्चों ने 6th, 5th, 6th, 7th में पंजाबी लिया है, उनको पूछा जाए, उनकी मैडम ने भी पढ़ाया होगा कि हमारी पंजाबी व्याकरण पढ़ी होगी ना आपने, तो उसमें बताया होगा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसी प्रकार बांग्ला की बांग्ला लिपि, तो हमने फर्स्ट लेसन में लिपि के बारे में पढ़ा। जिन बच्चों के पास संस्कृत है, तो हमने उनको बताया कि हमारी हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। जो बच्चे हिंदी तो पढ़ते ही हैं, LKG UKG से पढ़ने शुरू कर देते हैं, हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो ये अनिवार्य है पढ़नी। तो जब 5th में संस्कृत लेते हैं तो उनको मुश्किल नहीं आती, क्योंकि वो हिंदी पहले पढ़ ही रहे होते हैं। तो थोड़ी सी संस्कृत तो जननी है ना हिंदी की, संस्कृत में से ही हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, तो संस्कृत की भी देवनागरी है। फिर हमने पढ़ा व्याकरण। हमारा तीसरा टॉपिक लेसन का जो नाम है व्याकरण। व्याकरण तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो व्याकरण क्यों पढ़ी जाती है? किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान सीखने के लिए। व्याकरण कौन सा शास्त्र है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से यदि हमने सीखना है, तो हमें उसकी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। जैसे अब हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की व्याकरण, उसमें नियम होते हैं उस भाषा के, कि हमें सही भाषा का प्रयोग कैसे करना है। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी की हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी, और संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत की भी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। आज आते हैं हम हमारे पाठ नंबर 2 पर। पाठ नंबर 2 का क्या नाम है? वर्ण विचार। अब हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो वर्ण पढ़े ना हमने, ए आ ई ई स्वर है, और क ख ग घ ये व्यंजन है। तो वर्णमाला पढ़ी हमने, वर्णमाला सीखी, तभी तो हमने हिंदी पढ़नी सीखी। फिर व्यंजनों पे स्वरों की मात्राएं लगानी सीखी। फिर हमने शब्द बनाए, फिर शब्द से वाक्य बनाने सीखे। फिर हमने हिंदी बोलनी और पढ़नी सीखी। तो आज हमारा जो लेसन है वो इन वर्णों के ऊपर विचार करने का है। सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए, और जहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, समझा रही हूँ, वहाँ अपनी उंगली रखेंगे और ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। बिल्कुल आसान है, परंतु तभी आसान होती है हर कोई चीज़ जब हम उस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। मैडम क्या समझा रही है उसको अच्छे से ध्यान से सुनकर समझ लेते हैं, तब हमारे लिए वो लेसन बिल्कुल आसान हो जाता है। बस एक बार सुनने की बात होती है। यदि हम उस पर एक बार, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उस पर बच्चे जो ध्यान दे देते हैं, अपना दिमाग इधर उधर नहीं घुमाते, तो ध्यान दे लेते हैं, तो उनको तो सब कुछ लर्न हो जाता है। फिर मैडम बीच में से कुछ भी पूछते हैं तो तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं, बता देते हैं, आंसर दे देते हैं। परंतु जिन बच्चों का ध्यान इधर उधर शरारत करने में, मोबाइल की दूसरी चीज़ें देखने में, या घर के कामों में, या टीवी की तरफ ध्यान होगा, या खेलने में ध्यान होगा, तो उनको वीडियो में भी समझ में नहीं आएगा, और चाहे क्लास में बैठे हो तब भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए 6th 7th क्लास जो मेरी
5th एस थी, फिर 6th एस में सभी बच्चे, सिद्धार्थ, सौम्या, है ना, शदब, मन्नत, ये सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पंडित वगैरह, सब ध्यान से सुनेंगे और वर्ण विचार लेसन को हम 1-2 वीडियो में समाप्त करेंगे। जो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ उसको फिर पढ़ के भी देखना है आपने, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहाँ से शुरू होती है? वर्ण से शुरू होती है हिंदी। सबसे पहले हमें वर्ण ही सीखने पड़ते। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? वर्ण। ये पीछे सीखने के बिंदु में क्वेश्चन आंसर में आएगा, तो अभी ध्यान दो। ये वे ध्वनि चिन्ह होते हैं, ध्वनि अपने मुंह से जो ध्वनि आवाज़ निकलती है ना, तो वो उनके चिन्ह, उनके अक्षर वर्ण बना दिए जाते हैं, जिन्हें खंड नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। अब जैसे अ बोल दिया तो ए के टुकड़े नहीं हो सकते ना, ए, क्योंकि उसमें से कोई और वर्ण नहीं निकलेगा और शब्द नहीं निकले। जो संयुक्त व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन है, ये आपको पहले 3rd 4th 5th में आपने 6th तक पढ़े हैं, तो उनके जब टुकड़े किए जाते हैं वो अलग है। बिल्कुल छोटा जो इकाई है वो वर्ण, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं, अब इसकी परिभाषा क्या है, सब मेरे पीछे बोलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई? भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है, अपने मुंह से जो हम वर्ण निकालते हैं, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड मतलब उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो उसे वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट है इसका महत्व। महत्व क्या है वर्ण का? वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। बुनियाद मतलब नींव होते हैं, वहीं से भाषा शुरू होती है। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है, फिर वर्णों से ही शब्द बनते हैं। और भाषा के शुद्ध उच्चारण यानी बोलना, शुद्ध सही बोलना और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब जैसे कई बच्चे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जब बोलते हैं तो वो उच्चारण गलत कर देते हैं, फिर लिखते वक्त उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि छोटी मात्रा वाले अक्षर हैं वो जल्दी से बोले जाते हैं, बड़े वाली देर तक। जैसे छोटी बोलनी है तो की छोटी होगी, की बड़ी होगी, कू छोटा कू जल्दी बोला, जैसे कुल, कुछ, है ना, ऐसे शब्द। और बड़े किए तो कूल, कूदना, है ना, फूल, ये बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द हैं। स्कूल, दूध, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा देर तक बोले जाते हैं, छोटी की। तो इसका उच्चारण, जब हम उच्चारण करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं मैडम हमें मात्रा का पता नहीं चलता, समझ में नहीं आती, तो आप उस शब्द को बोल के देख लिया करो। यदि आप उच्चारण, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे अच्छी बात यही है हिंदी भाषा की, कि जब हम यदि शुद्ध उच्चारण करेंगे, सही बोलेंगे, तो हमें लिखना भी सही अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए जो भी आप बोलते हो उस पर ध्यान दो। जैसे मैडम ने बोला, डिक्टेशन लिखाते हैं आपको, श्रुतलेख लिखाते हैं, मैडम ने बोला, तो आप यदि सुन लोगे कि मैडम जो भी शब्द बोल रही है उसकी मात्रा को ऐसे दूर तक लेके जा रही है तो बड़ी है, और जल्दी सी बोल दी तो वो छोटी है, बस इतनी सी तो बात है। तो इसके उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है, मात्राओं का, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला। शाब्दिक मतलब अलग अलग शब्द का अर्थ है, वर्ण और माला दोनों को जोड़ा गया है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह, पूरे जो वर्ण है, ए अनार कै कबूतर, इनका एक ग्रुप, ये हमारी वर्णमाला होती है। ग्रुप मतलब समूह, मतलब ग्रुप, यानी इनको पूरी वर्णमाला। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की जो मूल ध्वनि है, मूल जो सबसे पहले निकली है, जड़ है जो उसकी, उनके जो चिन्ह व्यवस्थित किए गए हैं, उस समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जो भी हम सबसे पहले जो हमने ए ना राम कै खग बनाए, तो इनके जो चिन्ह निर्धारित कर दिए गए, ठीक है। इन चिन्हों के बाद क्या हुआ, इन चिन्हों को
व्यवस्थित करके जो एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, उसको हमने वर्णमाला नाम दे दिया। वर्णों की एक माला, जैसे मैंने माला पहन रखी है ना, तो ये मोतियों की माला है। ऐसे ही यदि मैं ए आ ई उ ए, है ना, ए आई ओ औ अंग कै ख ग, इन सब की एक माला बना दूंगी तो वो भी बन जाएगी वर्ण की माला। ऐसे नहीं ये वाली माला, उसका नाम दिया गया वर्णमाला, ठीक। ऐसे नहीं आप कहोगे ये वाली माला है तो ये वर्णमाला बन गई। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद, स्वर जो ऐनार होते हैं, ऐसे औ तक, अंग अंगूर तो अनुस्वार होता है, और ए खाली विसर्ग होता है। और उधर व्यंजन है, व्यंजन क से हल तक व्यंजन होते हैं। क्ष त्र ज्ञ श्रय ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो दो शब्दों से बन के मिले होते हैं। तो ये सारे मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब आगे वर्णों के दो भेद समझ में आगे सबके, कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है, स्वर को और व्यंजनों को। अब हमारे स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। अब जो हम ए आ ई उ ए ऐ ओ औ ये बोलते हैं, इसमें कोई और वर्ण बीच में इसके नहीं जोड़े होते, ये अकेले स्वतंत्र होते हैं, कोई सहायता की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आ जाती है, रुकती, जैसे ए बोल के देखो आप सारे, ए आ ई बिना रुके हवा बाहर निकले जा रही है ना, कोई रुकती नहीं है। अब हमारे स्वर के भेद, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? ये सामने लिखे हुए हैं, सारे देख लो, उंगली रखो, मेरे पीछे बोलो, आ ई उ ऋ ऋषि, ए ऐ ओ औ। अब ऐ की मात्रा के जो शब्द होते हैं ना, वो बच्चे एक ही मात्रा की जैसे ही पढ़ दे। जैसे एक तो होता है मेला, मेला देखने जाते हैं अपने, उसमें तो एडी की मात्रा लगती है, एक डंडा लगता है, और ऐ की लगा देंगे तो मैला हो जाएगा, मैला, ये कपड़ा मैला है, ये दुपट्टा मैला है ना। तो ऐसे उच्चारण आप शुद्ध करोगे तो अपने आप लिखा भी शुद्ध जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी मात्रा बोल रही है मैडम, हमने डिक्टेशन लिखना है, मैं कौन सी मात्रा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। यदि मेला बोल, मेरा शर्ट मेला है मम्मी, दो है ना, मेला तो मेला थोड़ी जाना है, मेले में थोड़ी जाना है, मैला है मैला। तो ऐसे हौ की मात्रा, इनके उच्चारण का ध्यान देना है। अब हमारे स्वर के भेद, कितने भेद है स्वर के? 3 भेद हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो अब हम इनको तीनों को समझेंगे। हर स्वर में जो जल्दी जल्दी बोले जाते हैं बिना मात्राओं वाले स्वर हैं, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और दीर्घ में जो लॉन्ग वोवल्स होते हैं, देर थोड़ी मात्रा वाले होते हैं और देर तक बोले जाते हैं। हर्ष में मैंने छोटे जल्दी बोले जाने वाले शॉर्ट वोवल, और दीर्घ में लॉन्ग वोवल्स, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, आप कहोगे छोटा ए इसमें क्यों है? क्योंकि ये दीर्घ है, ए ऐसे बोलते हैं ना, ए ऐ देर लगती है। अब प्लुप्त कौन से हैं? लॉन्गर, जो देर तक बोले जाते हैं। जैसे अपने ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो देखो ओम कैसे लिखा गया, ओ, फिर बीच में ऊ, और फिर म, औ, ऐसे बोला गया ना, देर तक, लॉन्गर। जो प्लुप्त स्वर हैं ये लॉन्गर। तो ये हमारे स्वर के 3 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 3। नंबर 1 बोलिए, हर्ष स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुप्त स्वर। समझ में आ गया? बुक में देखो, हर्ष स्वर कौन से हैं जो जल्दी से बोले जाते हैं, शॉर्ट वोवल्स, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। फिर हमारे दीर्घ स्वर हैं जो लॉन्गर वोवल हैं, देर तक थोड़े बोले जाते हैं, बड़ी आ की मात्रा वाले, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए ऐ ओ औ, ये सारे दीर्घ स्वर हो गए। ये आपके पीछे आएंगे उसमें, इस अभ्यास में, आपके क्वेश्चंस में, तो ध्यान दो इन पे। एक बार समझ लोगे तो समझ में आ जाएंगे जल्दी से। और फिर प्लुप्त स्वर जो लॉन्गर वोवल्स वाले होते हैं, जैसे हम ओम बोलते हैं, ओ ऊ बोल के ऊपर वो लगाया, वो नहीं, औ,
जो देर तक बोले जाते हैं वो प्लुप्त स्वर। अब ये इनकी तीनों की परिभाषा दी है, जल्दी से समझ लो, वीडियो 15 मिनट की बन चुकी है। हर स्वर हैं शॉर्ट वॉवल, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, मैंने समझा दिया ना, वैसे ही समझा दिया, उन्हें हर स्वर कहते हैं। ये हमारी दोबारा रिपीट होकर रिवीजन हो जाती है, तो ध्यान सुनो। इनकी संख्या 4 होती है, 4 पता ही है, ए, फिर छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, 4 हो गए ना, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। हर स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है, हर स्वर ऊपर वाला है ना, उससे दुगना समय लगता है, 2 गुना, यानी उससे डबल टाइम लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अब 7 देखो कौन सी है? आ, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ए, फिर बड़ा ए, फिर ओ, फिर औ। 7 हो गए ना? कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। हर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7। समझ में आ गई सबको? वो 4 जिनके मात्रा नहीं है वो पहले निकाल दिया हर स्वर में, ये बाकी बचे 7। 7 और 4 11 हो गई। अब प्लुप्त स्वर कौन सा है? जो देर तक बोला जाए, इसको तो वैसे ही याद रहेगा। ये देखो लिखा, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 टाइम ज़्यादा, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किए जाते हैं। हम किसी को आवाज़ देते हैं ना जोर से, उसका चिन्ह है श। आप कहते हो ना ये ऐसा सा क्या बना होता है मैडम, तो इसका ये निशान होता है जो प्लुप्त स्वर का होता है। जैसे ओम आदि। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर यानी कहीं भी नहीं होता, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पेज नंबर निकालिए, नेक्स्ट 14। बस हम स्वरों की मात्राएं देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप वीडियो बड़ी हो जाएगी। और स्वरों की मात्राएं तो आपको आती हैं, देख लो। ए, आ, ई की इसकी मात्रा ए की नहीं होती, आ की एक डंडा होता है, ई की छोटी की है, बड़ी की है, तो आपको सारी आती हैं, देख लो। फिर शब्द, ए का बना दिया इन्होंने कमल, आ का बना दिया नाम, छोटी का दिन, बड़ी का कील, छोटे ऊ का कुछ, बड़े ऊ का कूल, जो मैंने बोले थे वही आ रहे हैं ना। और ऋषि का री है ना, तो कृपा, कृपा बोला करो, कृपा, कृपा। और ए का सेब, आई का वैसा, ओ का ओस, औ का कौन, कौन नहीं बोलना, कौन, औ की मात्रा है ना, कौन। अब विशेष है, ये आप पढ़ लेना। अब अनुस्वार, जो अंग अंगूर हो रहे हैं खाली है ना, उनके बारे में बताया है। ये तीनों पॉइंट अच्छे से देख लो, ये एग्जाम में आते हैं, इसी में से देते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जो बिंदी लगाते हैं ना हम किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे ये न या मैं के समान होता है। जैसे चंदा, पंख, शंख, चन, न की आवाज़ आ रही है, पंख, इसमें भी न की आवाज़ आ रही है, शंख आदि। इसका चिन्ह ये बताया हुआ है, ऊपर जो बिंदी है वो। इसका प्रयोग पंचाक्षर, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगी, जो क ख ग घ न च छ ज न, ये 5 अक्षर है ना, इनके स्थान पर किया जाता है। जैसे चंचल में ये आधा न है, तो इसको हटाकर ऊपर अनुस्वार लगा दिया। संबंध में ये आधा मैं और बै हटा के दोनों के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का किससे होता है? अकेला नाक से। और अनुनासिक का नाक और मुंह से, दोनों से उच्चारण मतलब आवाज़ आती है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे चांद, मुख, आँख आदि। अब है विसर्ग। विसर्ग में इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। जो तत्सम शब्द संस्कृत में थे ना, वैसे के वैसे हिंदी में आ गए। संस्कृत से बनी है ना हिंदी, तो जो शब्द हम संस्कृत में प्रयोग करते थे वैसे के वैसे उठाकर हिंदी भाषा में दे दिए, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसका उच्चारण है के समान होता है। विसर्ग लगे होते हैं ना, इसका चिन्ह ये 2 बिंदियां हैं, जैसे ए खाली के पीछे होती हैं वही। इसमें अतः बिंदियां लगी, अत लिखा है तो पीछे 2 विसर्ग लगे हैं, तो क्या बोलेंगे? अतः। क्या बोलेंगे? अतः।
और पुन, पुन के पीछे दो विसर्ग लगे हैं, विसर्ग वाली बिंदी लगी है तो क्या बोलेंगे, पुनः। पुनः मैंने दोबारा, पुनः लिखिए, पुनः बोलिए, है ना। प्रातः, सुबह के समय को क्या बोलते हैं, प्रातः आदि। समझ में आ गए। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीनों अच्छे से इनके चिन्ह लगा लेना और लिख लेना। अब है हमारी आगत ध्वनियाँ। आगत मतलब जो आई हुई हैं, यानी अर्धचंद्र। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में शब्दों में किया जाता है। जैसे बोल, ओ, बा के ऊपर ये अर्धचंद्र बिंदु लगा है ना, अर्धचंद्र बोलते हैं इसको। तो ओ का स्वर आता है इसमें। बोल, डॉक्टर, कॉपी आदि ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर, अंग्रेजी शब्दों पर लगाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हमारे हिंदी में ले लिए गए ना, बॉल जो आप खेलते हो, और उसको हिंदी में लिखेंगे तो बाल, बाल लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बोलना क्या जाएगा, बॉल। और डॉक्टर अपने इंग्लिश में भी डॉक्टर बोलते हैं, तो हिंदी में डा लगाकर ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा दिया तो आवाज़ आएगी, इसमें स्वर आएगा ओ का, डॉक्टर। क्या आएगा, डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर। वैसे ही कापी नहीं बोलेंगे, का के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा दिया तो ओ का स्वर आएगा। किसका स्वर आएगा, ओ का स्वर, तो कॉपी। ठीक है, आदि। इसी प्रकार से ज और फ, ज के नीचे देखो बिंदी लगी है, फ के नीचे बिंदी लगी है, तो ध्वनि भी कहीं कहीं शब्दों में अर्थभेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द एक ही है परंतु बिंदी लगा के उसका अर्थ ही बदल जाएगा। देखो जरा, ज इसके नीचे जरा है, सीधा जरा, तो इसको बूढ़ा, बूढ़े को जरा कहते हैं, ये जरा गया, बूढ़ा गया। जरा, जय के नीचे बिंदी लगी है, इसको नुक्ता बोलते हैं, इसको स्ट्रेस दे के बोला जाएगा जरा। तो जरा सा पानी देना, थोड़ा सा पानी देना ना, जरा सा कोई कुछ भी चीज़ मांगते हैं, है ना, तो थोड़ा। और फन, बिना बिंदी का फन, तो सांप का जो सिर होता है उसको फन बोलते हैं। और फन, आप में क्या क्या फन है, गुण है, तो सिर्फ अर्थभेद करने के लिए इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारे व्यंजन। ये सारे व्यंजन आपको आते हैं। जो हमारे व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन सारे व्यंजनों के अंदर ए का स्वर होता है। और जब हम बार खड़ी लिखते हैं, सारी मात्राएं इनके ऊपर लगाते हैं, तो सारे स्वरों की मात्राओं की आवाज़ इनमें, इनकी सहायता से व्यंजन काम में लिए जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है। व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी, 33। अब ये क वर्ग में क ख ग गण, च वर्ग में च छ ज जन, ट वर्ग में ट ठ ड डन। आप फिर से LKG उसमें हो गए ना, आप LKG में, UKG में, तो अच्छे से एक बार व्यंजन की रिवीजन कर लो। 7th क्लास में आ गए, भूल गए आप, मुझे पता है, तो दोबारा से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे शब्द सुंदर सुंदर इनको लिखो। ऐसे ही लिखोगे ना तो आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी, जैसे इसमें लिखा है। तो ये संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। ये नीचे है ना जो य र ल व श श ह, तो इनको सबको मिलाकर कितने हो गए, 39 व्यंजन। तो ये हमारा पेज नंबर 14 तक आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इसको दोबारा से पढ़कर, और ये सारे स्वर के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, इनके नाम, अनुनासिक, अनुस्वार, इनके शब्द, और ये जो आपके व्यंजन 33 है ना, और नीचे सारा ये वाले सारे लिख लेना, अन्य संयुक्त व्यंजन। ये ना सुंदर सुंदर अक्षरों में ये अपनी नोटबुक में सारे व्यंजन लिखना, ठीक है। तो हमारी आज हमारा लेसन 2 हम यहीं तक पढ़ेंगे। सभी बच्चे देखो, अन्य लिखा है, अड़, ढ, और संयुक्त व्यंजन लिखे हैं क्ष, त्र, ग और श्र। ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। क्ष क्षत्रिय कौन से 2 वर्णों से बनकर मिल रहे हैं, 6th क्लास में पढ़ाया था ना आपको, क और श से क्ष क्षत्रिय, और त्र त्रिशूल, त और र से त्र बनता है, और ग ज्ञानी ज और न से, और श्र श्रमिक किससे बनता है, स शलगम वाला और र से। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा पेज नंबर 13-14 लेसन नंबर 2 आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चे साथ साथ अपना काम करते रहना। फर्स्ट लेसन मैंने आपको करवा दिया। फर्स्ट लेसन के सारे आपने क्वेश्चन आंसर
लिपियों के नाम और फिलिंग द ब्लैंक्स सब कर लिए होंगे, तो मैं आपको नोटबुक में देखूंगी। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।